students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 8 science, which is chapter number 14 about electrostatics. Okay, let's start with it. Students, in the previous class you have learned about the different sources of electricity, right? आपने अपने previous classes में electricity के different sources discuss किए थे. Two types of charges also we have discussed, that is a positive and negative charge, right? See, all bodies are neutral. सभी body कैसी होती है स्टूडेंट? न्यूट्रल होती है, यानी कि उसमें equal number of positive and negative charges होते हैं, except कि कुछ आपकी charge bodies भी होती हैं. When you will talk about a neutral body, तो एक neutral body electrons lose करती है positive charge body बनने के लिए, and जो body electrons gain करेगी that will become negatively charged body. And ये जो charging है bodies की, इसमें charges का flow होता है, जिसकी वजह से electric current constitute होगा. So this chapter, इस chapter में हम charges की study को discuss करेंगे, electric current के flow को discuss करेंगे in a definite path which is called electric circuit. Okay, चलो. So now let's first of all talk about types of charges. So Benjamin Franklin ने क्या कहा था कि सभी body में two types के charges होते हैं, alright, और इन्हीं charges को उन्होंने क्या कहा, positive and negative charge. Now his observation, अब उनकी observation जो थी कुछ extent तक किस पे based थी? On the observation of William Gilbert, which was back in the 16th century. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो जेम्स होते हैं लाइक सफायर, डायमंड एंड रॉक क्रिस्टल्स, इन्हें जब आप रब करोगे तो ये ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे. एंड इन्हीं सब्सटेंसेस को इन्होंने नेम दिया था इलेक्ट्रिक्स. ये जो टर्म था इसे ड्राइव किया गया था इलेक्ट्रॉन से. दैट इज अ ग्रीक नेम फॉर एम्बर, एज इट हैड बीन नोन टू द पीपल सिंस एंशिएंट टाइम दैट एम्बर्स व्हेन रब्ड विद अ पीस ऑफ फ्लेनल अट्रैक्ट बिट्स ऑफ पेपर और पिट बॉल. तो साइंटिस्ट ने अपनी इसी सर्च को कंटिन्यूड रखा इस रीजन को फाइंड करने के लिए. जो अट्रैक्शन शो करते थे कुछ मटेरियल्स, इसके रीजन को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट कंटिन्यूड देयर सर्च. चार्ल्स डूफे, एक फ्रेंच केमिस्ट, जिन्होंने ये प्रपोज किया कि जो अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में, वो एक फ्लूइड की वजह से होता है, जिसका इलेक्ट्रिक फ्लूइड. ये इलेक्ट्रिक फ्लूइड एक्सचेंज हो जाता है रबिंग प्रोसेस के दौरान. उसके बाद उन्होंने फर्दर ये भी प्रपोज किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लूइड. एंड उनका आइडिया जो था ये टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड का, ये लेटर अपोज किया गया फ्रेगलिंग के थ्रू. देन चार्ल्स ने प्रपोज किया कि एक अनचार्ज बॉडी में नॉर्मल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है एंड इसीलिए वो अट्रैक्शन रिपल्शन शो नहीं करता. बट जैसे ही आप उसे रब करोगे तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस फ्लूइड विल पास फ्रॉम वन बॉडी इनटू अनदर, जिसकी वजह से एक बॉडी पे एक्सेस आ जाएगा ये फ्लूइड एंड अदर पे इक्वली डेफिशिएंसी हो जाएगी उस इलेक्ट्रिक फ्लूइड की. सो यही डिफरेंस जो था इलेक्ट्रिक फ्लूइड का दो बॉडीज के बीच में, उसी की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन जनरेट हो रहा था. सो दिस वाज बीइंग प्रपोज्ड बाय चार्ल्स. ऑलराइट, नाउ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. अब फिजिकल साइंस की ये ब्रांच जो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस की स्टडी से डील करती है एट रेस्ट, एंड जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द सिमिलर ऑपोजिट चार्जेस उससे डील करती है, उसी ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो फ्रैंकलिन ने इस चार्ज को जो एबोनाइट रॉड के थ्रू एक्वायर होता है जब आप उसे किसी फ्लेनल या वूल पे रब करते हो एज नेगेटिव चार्ज, उसको रिप्रेजेंट किया गया था माइनस साइन से. एंड जो चार्ज ग्लास रॉड एक्वायर कर रही है जब आप उसे सिल्क से रब कर रहे हो, वो पॉजिटिव चार्ज था और उसको रिप्रेजेंट किया गया पॉजिटिव साइन से. ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रेपल करते हैं. ऑलराइट, चलो. नाउ यू कैन सी दिस एक्टिविटी. यहाँ पे दो इबोनाइट रॉड्स दी गई, दो ग्लास रॉड एंड एक पीस ऑफ ईच फ्लैनल एंड सिल्क कोड रिस्पेक्टिवली. अब एक इबोनाइट रॉड को आपने एक पीस ऑफ फ्लैनल के साथ रब करना है एंड उसको हैंग कर देना है थ्रेड का यूज करके. फिर जो दूसरी इबोनाइट रॉड है उसे आप पीस ऑफ फ्लैनल के साथ अगेन क्या करोगे, रब करोगे एंड उसको उस हैंगिंग इबोनाइट रॉड के क्लोज लेकर आओगे. देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. आफ्टर दैट आपको ग्लास रॉड को सिल्क से रब करना है, उसको हैंगिंग इबोनाइट रॉड के क्लोज लाना है. अगेन यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड देन ग्लास रॉड को रीरब करेंगे. फिर अगेन उसको अदर ग्लास रॉड के क्लोज लेकर आएंगे जिसको आपने सिल्क से रब किया था, विच इज क्लोज टू द हैंगिंग ग्लास रॉड, एंड देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट एवर सी कि यहाँ पे जो दो चार्ज इबोनाइट रॉड्स या ग्लास रॉड्स हैं, जब आप एक दूसरे के क्लोज ला रहे हो तो वो रिपल्शन शो कर रहे हैं बिटवीन देम. एक चार्ज इबोनाइट रॉड, एक ग्लास रॉड जो है अट्रैक्शन शो कर रहे हैं. राइट, चलो लेट्स सी. सो जो इंटरेक्शन शो किया जा रहा है एक इबोनाइट रॉड एंड ग्लास रॉड के थ्रू अमंग द चार्ज बॉडीज, जब आप उन्हें एक दूसरे के क्लोज लाते हो, इसी को यूज किया गया उस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट चार्ज को डिटरमाइन करने के लिए, विच इज प्रोवाइडेड. ठीक है, वी नो कि जो चार्ज प्रेजेंट है
देयर इज ऑन वन ऑफ द टू बॉडीज। हाउएवर एक चार्ज बॉडी क्या कर सकती है, एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, सच एज चार्ज प्लास्टिक स्केल क्या करता है, अनचार्ज बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। एंड जो अट्रैक्शन होता है दोनों बॉडीज के बीच में, उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते कि वो एक कंफर्म टेस्ट है ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज। ठीक है, इट इज द रिपल्जन। एक्चुअल में रिपल्जन होता है कोई भी दो बॉडी के बीच में, जो स्पेसिफिकली स्टेट करता है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के क्लोज प्लेस करी गई हैं, उनमें से कौन सी चार्ज है और कौन सी नहीं है। वाई? बिकॉज जब रिपल्जन दो बॉडीज के बीच में होता है वो तभी होता है जब दोनों बॉडीज पे लाइक चार्जेस होते हैं। सो टू टेस्ट कि whether a given body is charged or not, the procedure involves the hanging of the given body using a thread to a hook and bringing a positively charged body or negatively charged body close to the given body and looking for attraction or repulsion. So जो attraction होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बॉडीज दोनों के थ्रू, वो इंडिकेट करेगा कि गिवन बॉडी अनचार्ज्ड है। एंड जो रिपल्जन होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का, वो इंडिकेट करेगा कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। एंड अगर रिपल्जन होता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ, तो वो इंडिकेट करेगा कि बॉडी यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट एज मेंशन्ड अर्लियर कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं, है ना, या फिर एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती हैं। एंड इट इज द ओनली द बॉडीज जिन पे सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगी। नाउ डिफरेंट मेथड्स, अब एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो किसकी बनी है स्टूडेंट? एटम्स की। ये एटम्स के ऊपर दोनों ही चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। हाउएवर एक एटम में जो नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, देयरफॉर एटम या मैटर नॉर्मली न्यूट्रल होता है। नाउ एक एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो टाइटली बाउंडेड रहते हैं एटम के साथ, लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो इजीली लॉस्ट या गेन किए जा सकते हैं। सो जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लॉस्ट होते हैं तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एंड एक ऐसा एटम जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। So there are different ways which are used to charge an uncharged body by removing or adding the negatively charged particles. Some of them are stated below. Number 1, charging by friction. So जब दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करोगे तो वहां पे हमेशा हीट एनर्जी का जनरेशन होगा फ्रिक्शन की वजह से। ये हीट एनर्जी क्या करेगी? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के एक्सचेंज को स्टिमुलेट करेगी बिटवीन द टू बॉडीज। जब आप एक इवोनाइट रॉड को फ्लैनल के साथ रब करोगे तो फ्लैनल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को लूज कर देगा उस इवोनाइट रॉड में जो उसको चार्ज कर रही है नेगेटिव, एंड खुद हो जाएगी पॉजिटिव। सिमिलरली जब आप ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हो तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी सिल्क के ऊपर एंड खुद बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो जो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, इट इज चार्जिंग ऑफ प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक कॉम, प्लास्टिक पेन या एक इन्फ्लेटेड बलून। ये आप तब भी देख सकते हो अगर आप इन्हें ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं। सो इट इज डिफिकल्ट। अच्छा, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना डिफिकल्ट होता है रबिंग के थ्रू, ठीक है, बिकॉज अगर आप इसे हैंड पे रखेंगे एंड चार्जेस गेन कर लिए जाते हैं मेटालिक ऑब्जेक्ट के थ्रू, जिसे आपने अपने हैंड्स में होल्ड किया हुआ है, तो वो अर्थ तक पास होगा एंड ह्यूमन बॉडी एज अ कंडक्टर ऑफ चार्जेस एक्ट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? चार्जेस का ट्रांसफर होता है एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में। एक चार्ज बॉडी हायर नंबर ऑफ चार्जेस को कैरी करेगी अनइक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस से। तो जैसे अब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो उनमें से कुछ एक्सेस चार्जेस चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में फ्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे उनकी चार्जिंग होगी। यानी कि जब आप एक चार्ज इवोनाइट रॉड को पेपर बॉल के क्लोज लेकर आते हैं तो पेपर बॉल अट्रैक्ट होगी रॉड के टुवर्ड, लेकिन बॉल को अगर आप टच करते हो चार्ज इवोनाइट रॉड के साथ तो वो हमेशा क्या शो करेगी? रिपल्शन। सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी सी, द पेपर पहले क्या करता है? पेपर आपका पहले अट्रैक्शन शो कर रहा है बिकॉज जब आपने उसको टच नहीं किया तो सिंपली इट एक्ट एज एन अनचार्ज बॉडी। And you know it very well now कि चार्ज बॉडीज irrespective of the fact कि वो नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, वो अगर चार्ज है तो वो अनचार्ज बॉडी को जरूर अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेगी। उसके बाद जब हम चार्ज इवोनाइट रॉड को पेपर बॉल के साथ टच करते हैं तो कुछ चार्जेस पेपर बॉल में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है एंड देन दे शो रिपल्शन। सो इस टाइप की जो चार्जिंग है जहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज किया जा रहा है एक चार्ज बॉडी के साथ टच करने से, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ सी दे हैव अगेन गिवन एक्टिविटी ओवर हियर। यहाँ पे आपने दो स्मॉल सिलेंडर लिए इक्वल साइज के ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। दोनों ही एल्यूमिनियम सिलेंडर को आपको सस्पेंड करना है क्लोज टू ईच अदर, मेकिंग श्योर कि वो एक दूसरे को टच ना करें। फिर एक स्मॉल स्ट्रिप जो है थर्माकोल की, उसे चार्ज किया जाएगा एक शीट ऑफ पेपर के साथ रब करके। उसके बाद सिलेंडर्स को हम टच करेंगे चार्ज थर्मो सील स्ट्रिप के साथ वन बाय वन, एंड देन वी विल केयरफुली ऑब्जर्व द चेंजेस।
फिर उस चार्ज थर्मोकॉइल स्ट्रिप को आप लेकर आओगे एल्यूमिनियम सिलेंडर के क्लोज एंड देन यू विल ऑब्जर्व व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि दोनों एल्यूमिनियम सिलेंडर टच करने से पहले, ठीक है, जब आपने उनको चार्ज थर्मोकोल स्ट्रिप के साथ टच नहीं किया था, उससे पहले वो एज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे थे, बट जैसे आपने टच किया उनके ऊपर सेम चार्जेस आ गए एंड देन दे शो रिपल्शन. So they also show the repulsion with the thermocol strip being charged to show that in conduction, the uncharged body acquires the same charge as the charged body. Next, we have what another method that is charging by induction. Students, एक uncharged body को charge किया जाता है charged body के through without coming in direct contact. उसके direct contact में आए बिना, and उसे कहा जाता है charging by induction. ठीक है. So they have given again an activity. दो metallic sphere लिया A और B, and उनको आप एक wooden stand के ऊपर रखोगे. दोनों स्फेयर आपको क्लोज रखना है सो दैट दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर. इसके बाद आप एक इबोनाइट रॉड को चार्ज करोगे एंड स्फेयर ए के क्लोज लेकर आओगे. चार्ज इबोनाइट रॉड को आपको होल्ड करना है उसकी पोजीशन पर जेंटली. उसके बाद स्फेयर बी को सेपरेट करना है. देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. उसके बाद स्फेयर जो ए है जो आपके नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड के क्लोज रखा है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा एंड स्फेयर बी जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा. सो इस एक्टिविटी से हमने क्या शो किया कि इंडक्शन प्रोसेस में जो बॉडी ऑपोजिटली चार्ज है, यानी कि वो चार्ज जो अनचार्ज बॉडी ने एक्वायर किया है वो ऑपोजिट होता है उस चार्ज के रिस्पेक्ट में जो चार्जिंग बॉडी पोजेस करती है. एंड जो बॉडी चार्ज रहेगी एज लॉन्ग एज द चार्ज बॉडी इज क्लोज टू इट. यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि बॉडी तब तक चार्ज रहेगी जब तक चार्ज बॉडी उसके क्लोज है, एंड उसके बाद बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी जैसे कि आप चार्ज बॉडी को उसकी क्लोज विसिनिटी से रिमूव करोगे. तो इस एक्टिविटी में जब नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड को आप स्फेयर ए के क्लोज लाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं उस एरिया में जो इबोनाइट रॉड के क्लोज था, एंड जो नेगेटिव चार्जेस हैं दे विल मूव अवे कमिंग क्लोज टू स्फेयर बी. अब स्फेयर ए में नेगेटिव चार्जेस जो है क्लोजली अट्रैक्ट होंगे बी स्फेयर के टुवर्ड्स, वेयर एज द पॉजिटिव चार्जेस विल मूव अवे, जिसकी वजह से स्फेयर बी आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. अब दोनों ही स्फेयर ए एंड बी आपके तब तक चार्ज रहेंगे जब तक चार्ज इबोनाइट रॉड आप स्फेयर ए के क्लोज रखोगे, एंड जैसे ही इबोनाइट रॉड को आप वहां से लेकर जाओगे दोनों स्फेयर दोबारा से न्यूट्रल हो जाएंगे, अनचार्ज हो जाएंगे. एंड इज ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजन कि क्यों एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है. जब एक चार्ज बॉडी को आप एक अनचार्ज बॉडी के क्लोज लाओगे तो अनचार्ज बॉडी में जो ऑपोजिट चार्जेस है वो इकट्ठा हो जाते हैं क्लोज टू द चार्ज बॉडी, एंड क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगी. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इलेक्ट्रोस्कोप. व्हाट इज इट? इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, एंड अगर चार्ज नहीं है, सॉरी अगर वो चार्ज है तो कितना चार्ज है, राइट. सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. So again they have given activity for this. आपने एक मेटालिक वायर लेना है जिसकी वन एंड जो है वो हुक की शेप में होगी. फिर एक पेपर स्ट्रिप लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे वी शेप में सच दैट उसको आप इजीली वायर के फोल्डेड एंड के ऊपर प्लेस कर सको. दोनों आर्म्स को एक दूसरे के क्लोज लाना है. फिर एक ग्लास या इबोनाइट रॉड को चार्ज करोगे एंड उसको टच करोगे टू वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द पेपर स्ट्रिप एंड देन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. सो जब चार्ज रॉड को आपने टच किया पेपर स्ट्रिप के साथ तो पेपर स्ट्रिप पे चार्ज आ जाएगा, एंड जो पेपर स्ट्रिप के दोनों आर्म्स हैं है ना जिन पे सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रेपेल करेंगे. तो दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन्स कि केवल दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन्स दैट नॉट ओनली द आइडेंटिटी बट ऑल्सो द क्वांटिटी. ठीक है, इस एक्टिविटी क्या एक्सप्लेन करती है कि केवल आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि जो चार्जेस प्रेजेंट है उनकी क्वांटिटी को भी इजीली एस्टिमेट किया जा सकता है. जितना ज्यादा रिपल्शन या सेपरेशन है पेपर स्ट्रिप का उतना ज्यादा वहां पे चार्जेस प्रेजेंट है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन दिस द वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिपेंड्स. नाउ व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक मेटालिक रॉड होती है ब्रास की जो एक बेल जार के अंदर फिट की जाएगी रबर स्टॉपर के थ्रू, एंड टिन फॉइल जो है उसके लेटरल साइड्स पे अट्रैक्ट करेंगे. अब उसके टॉप एंड पे एक मेटालिक डिस्क होगा और लोअर एंड पे एक पेयर होगा फाइन मेटालिक स्ट्रिप का. उसके बाद जो लीव्स होती है वो कॉपर ब्रास या गोल्ड की होती है. बेल जार आपका एक वुडन इंसुलेटेड बेस के ऊपर रखा होता है. तो कोई भी रिपल्शन या डाइवर्जेंस अगर गोल्ड लीव्स में होता है तो वो इंडिकेट करेगा कि उन बॉडीज के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट है, एंड जो डिग्री है डाइवर्जेंस की वो इंडिकेट करेगी कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है दैट इज ईदर लेस और मोर. नाउ चार्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप बाय इंडक्शन. सो यू हैव अर्लियर लर्न कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है उसमें सिमिलर चार्जेस इम्पार्ट होते हैं, वेयरएज चार्जिंग बाय इंडक्शन में ऑपोजिट चार्जेस इम्पार्ट होते हैं. तो कंडक्शन कब होता है? जब एक अनचार्ज बॉडी को डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं चार्ज बॉडी के. एंड इंडक्शन कब होता है? जब अनचार्ज बॉडी
को ही केवल क्लोज लाया जाता है चार्ज बॉडी के विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो इंडक्शन की वजह से यू ऑब्जर्व की जो डाइवर्जन है लीव्स में वो डिक्रीज हुआ जब एक अनचार्ज बॉडी को आप चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के क्लोज लेकर आए। एक इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया जा सकता है इबोनाइट रॉड का यूज करके, जिसे आप फ्लैनल के थ्रू या ग्लास रॉड के थ्रू रब करोगे विद सिल्क। जैसे इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज हो जाएगा इट विल शो द डिफ्लेक्शन इन द लीव्स। तो आपको एक मेटालिक रॉड लेकर आनी है मेटालिक डिस्क के क्लोज एंड यू विल ऑब्जर्व कि वहां पे जो लीव्स है उनमें डाइवर्जन डिक्लाइन हो रहा है। इसकी वजह से चार्जेस के इंडक्शन की वजह से इन द मेटालिक डिस्क एंड ऑल्सो द रॉड। सी अगेन एन एक्टिविटी, आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिया, ऑलराइट। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करेंगे कैसे, एक चार्ज इबोनाइट रॉड को क्लोज लाके टू द मेटालिक डिस्क। तो एक बार जैसी वो चार्ज होगी तो गोल्ड लीव्स जो इलेक्ट्रोस्कोप में है वो डाइवर्जन शो करेंगी। फिर उस चार्ज रॉड को आपको क्लोज टू द डिस्क होल्ड करना है, डिस्क को टच करना है अपने फिंगर से टू अर्थ द इलेक्ट्रोस्कोप। देन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन डाइवर्जन ऑफ द लीव्स इन द इलेक्ट्रोस्कोप। फिर आप फिंगर को रिमूव करोगे विच विल बी फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ द चार्ज रॉड एंड केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन द लीड्स बिकॉज चार्ज रॉड को आप मेटालिक डिस्क जो है इलेक्ट्रोस्कोप की उससे दूर ले जा रहे हैं। तो जब चार्ज इबोनाइट रॉड को हम मेटालिक डिस्क इलेक्ट्रोस्कोप के मेटालिक डिस्क के क्लोज आते हैं तो लीव्स डाइवर्जन शो करती हैं। एंड जब आप मेटालिक डिस्क को टच करोगे फिंगर से तो जो इलेक्ट्रोस्कोप की अर्थिंग है वो होगी बिकॉज यहाँ पर डाइवर्ज लीव्स कोलैप्स करेंगी एंड देन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फिंगर एंड विड्रॉल ऑफ द चार्ज रॉड जो लीव्स है वो अगेन डाइवर्जन शो करेगी। सो व्हाट डज इट शो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप की चार्जिंग जो है वो लीव हो रही है बाय इंडक्शन। सो इस एक्टिविटी में जब एक चार्ज रॉड जैसे कि इबोनाइट रॉड को आप मेटालिक डिस्क के क्लोज लाए तो रॉड के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस थे या गोल्ड लीव्स में जो चार्जेस थे वो मेटालिक डिस्क के टूवर्ड्स चले गए एंड जो नेगेटिव चार्जेस थे वो गोल्ड लीव्स के टूवर्ड्स चले गए जिसकी वजह से वहां पे डाइवर्जेंस शो हुआ। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्कोप की अर्थिंग है जब आप उसे मेटालिक डिस्क के साथ टच करते हो तो वो नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड इसी की वजह से लीव्स का कोलैप्स होता है। हाउएवर जो एक्सेसिव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो डिस्क में एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड दे विल फेल टू मूव ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज रॉड विच इज प्लेस्ड क्लोज टू इट। एज सून एज जैसे रॉड को आप मूव करोगे दूर ले जाओगे पॉजिटिव चार्जेस दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एंड पॉजिटिव चार्जेस जो आपकी लीव्स में प्रेजेंट है आफ्टर अर्थिंग लीव्स आपका दोबारा से एक बार डाइवर्जन शो करेंगी। सो व्हाट डज इट शो कि इलेक्ट्रोस्कोप आपका तभी तक चार्ज आता है जब आप उसको इंडक्शन के थ्रू होगा, ठीक है, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द चार्ज रॉड। नाउ चार्जेस इन एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में भी ऑन अ स्टॉर्मी डे जो लाइटनिंग एंड थंडर है वो कॉमन फिनोमिना है जो ओकेजनली डैमेज कॉज करते हैं बोथ दैट इज टू द ह्यूमन लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेट एंड प्रूव किया था कि लाइटनिंग एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक स्टॉर्मी डे में जो लार्ज पैचेस हैं क्लाउड्स के वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को गैदर कर लेते हैं एंड जो रीजन है इन चार्जेस की गैदरिंग का बाय द क्लाउड्स वो अभी तक नहीं पता। हाउएवर कुछ साइंटिस्ट इस ओपिनियन को मानते हैं कि बिकॉज जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है क्लाउड्स में उसी की वजह से ये चार्जेस गैदर होते हैं। एक क्लाउड में स्मॉल एंड लार्जर दोनों तरीके की वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो जो स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं एंड वो हैवियर ड्रॉपलेट्स के ऊपर आ जाती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब दो क्लाउड जिनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो वहाँ पे एक डिस्चार्ज होगा एक स्मॉल एयर गैप के थ्रू बिटवीन द क्लाउड्स डिस्पाइट द फैक्ट कि एयर आपका एक इंसुलेटर होता है। अभी जो डिस्चार्ज है इसमें क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। एंड जब डिस्चार्ज होगा क्लाउड्स में वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की तरह होगा दैट इज जनरेटेड इन स्पार्क प्लग्स इन द व्हीकल्स एंड इन द इलेक्ट्रिक लाइटर व्हिच आर यूज्ड टू इग्नाइट द कुकिंग गैस इन द किचन। आफ्टर दैट जो क्लाउड्स आपके लोअर लेवल पे हैं वो टॉल बिल्डिंग्स को चार्ज करेंगे, ट्रीज को चार्ज करेंगे बाय इंडक्शन सच दैट कि उनके ऊपर एक ऑपोजिट चार्ज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू द क्लाउड एंड सच दैट अगर चार्ज आपका बिल्डिंग एंड ट्रीज के बीच में जो बनता है वो इतना अगर लार्ज है तो वहाँ पे एक हैवी फ्लो होगा चार्जेस का बिटवीन द ट्रीज और टॉल बिल्डिंग्स एंड क्लाउड्स। सो यही जो हैवी फ्लो है चार्ज का उससे सीवियर डैमेज होता है ट्रीज को या बिल्डिंग्स को। कैसे? बाय पुटिंग देम फायर। ऑल्दो जो फ्लो ऑफ चार्ज है क्लाउड से अर्थ के टुवर्ड्स उसे हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं, ऑलराइट, एंड इट इज डेंजरस, ठीक है। ये आपके लिए डेंजरस है, हार्मफुल है बिकॉज इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। सी ऑल्दो जो फ्लो ऑफ चार्जेस है क्लाउड से अर्थ तक का जिसे आप लाइटनिंग कहते हो ये हमारे लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। कैसे? जो लाइट एंड हीट रेज होती है लाइटनिंग के दौरान वो हमें कैसे हेल्प करती है। सी लाइटनिंग से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ जिससे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनती हैं
ये नाइट्रोजनस ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं जैसे वो अर्थ पे पहुंचती हैं एंड सॉइल फर्टिलिटी में ऐड करती हैं। लाइटनिंग की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा हाइड्रोजन के साथ भी, जिससे अमोनिया बनेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनियस कंपाउंड का। उसके बाद लाइटनिंग की वजह से ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ओजोन के साथ भी होता है जो हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करती है ऑन द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल सोलर रेडिएशन, राइट। चलो नेक्स्ट वी हैव लाइटनिंग कंडक्टर। व्हाट इज इट? लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही डिस्कवर किया था, डेवलप किया था प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सच एज बिल्डिंग्स एंड लाइफ। किससे? फ्रॉम द डैमेज जो लाइटनिंग के थ्रू हो सकता है। एक्चुअल में लाइटनिंग कंडक्टर्स को जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। टॉल बिल्डिंग टावर विच आर यूज्ड इन रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन एंड टॉल मॉन्यूमेंट्स सच एज कुतुब मीनार इन दिल्ली। ऑलराइट, तो लाइटनिंग कंडक्टर के अंदर एक थिक फ्लैट मेटालिक स्ट्रिप होती है जो कॉपर की बनी होती है मोस्टली। अब इस स्ट्रिप के टॉप वाला जो पार्ट है वो एक स्पाइक की फॉर्म में होता है जो बिल्डिंग से बाहर की तरफ क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा। एंड उसका जो बॉटम होता है वो डीप इनसाइड द अर्थ इमर्स्ड होता है एंड एक मेटल प्लेट के साथ ज्वाइंट होता है। अब इस मेटल स्ट्रिप को थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग रन किया जाता है। जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो लाइटनिंग कंडक्टर जो इस बिल्डिंग के ऊपर था वो एक पाथ प्रोवाइड करेगा चार्जेस के फ्लो के लिए थ्रू द स्ट्रिप डाउन इनटू द अर्थ टू द मेटल प्लेट। सो जो अर्थ जिसका जीरो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट वहां पे नहीं एक्सपीरियंस किया जाता। एंड इसीलिए इट इज नेसेसरी कि आप लाइटनिंग कंडक्टर का कनेक्शन जो है अर्थ में जरूर चेक करें। लाइटनिंग कंडक्टर को केयरफुली देखा जाता है, अदरवाइज उससे सीरियस डैमेज भी हो सकता है बिल्डिंग और लाइटनिंग कंडक्टर दोनों को। देन केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रिक करंट एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होता है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के थ्रू जिसमें आपने कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज किया, वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से कॉपर मेटल, ऑक्सीजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जब आप करंट को पास करोगे तो कॉपर आपके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी वो एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगी, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। मेरा सल्फ्यूरिक एसिड आपका बीकर में रहेगा। सो जो ऐसे चेंजेस आते हैं कंपाउंड्स के केमिकल कॉम्पोजिशन में वो तभी आते हैं जब आप बैटरी के थ्रू क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो एंड उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना ऑन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है, उसे आप बोलोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एंड जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में वो आयंस की वजह से होता है। आयंस आर ऑफ टू टाइप, दैट इज कैटायन एंड एनायन। एंड कैटायन आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं एंड एनायंस आर द नेगेटिव आयंस। आफ्टर दैट जो केमिकल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट विच अकर ऑन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर यूजफुल। नंबर वन, इनसे एलिमेंट्स का प्रोडक्शन होता है जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके कंपाउंड से, सच एज सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना एक्सेट्रा। ठीक है, प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू उसकी रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन भी करवा सकते हो। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें एक फाइन लेयर जो होती है मेटल की उसको किसी अदर मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है, सच एज इन गोल्ड प्लेटिंग एक्सेट्रा। आफ्टर दैट गैल्वेनाइजेशन, इसमें एक थिन लेयर जो है जिंक की उसको इलेक्ट्रोलिटिकली डिपॉजिट कर दिया जाता है ऑन आयरन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल की प्लेटिंग करी जाती है अनदर मेटल पर, उसको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। तो जो मेटल आप डिपॉजिट करोगे वो आपका एनोड बनाया जाता है पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके, एंड जिस मेटल पे उस मेटल को आप डिपॉजिट करने वाले उसे कैथोड बनाया जाएगा, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके। देन आफ्टर 15 मिनट्स व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो रेडिश डिपॉजिट है कॉपर की वो आयरन नेल पे आ चुकी है, एंड जो मास है कॉपर वायर का वो भी रिड्यूस हो चुका है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ कॉपर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयर्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जहां पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे आयरन सरफेस के ऊपर। ऑलराइट, सी दे हैव गिवन यू, आपने अपने बीकर लिया जो हाफ फिल्ड था कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन से। देन एक बड़ी सी क्लीन आयरन नील लेनी है, एक प्योर कॉपर वायर लेनी है जिसका अपना मास एंड एक बैटरी लेना है। अब आयरन नील को नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे एंड पॉजिटिव टर्मिनल को कॉपर वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड देन उसका जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन था आपका कॉपर सल्फेट उसमें डिप करोगे। मेक श्योर कि उन्हें सेपरेटली प्लेस किया जाए कंटेनर में। देन आपको बैटरी को स्विच ऑन करना है, नेल को ऑब्जर्व करना है आफ्टर 15 मिनट्स, एंड देन कॉपर वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके मास को मेजर करेंगे, एंड देन उस मास को इनिशियल मास के साथ कंपेयर करेंगे। पोर्टेबल रिकॉर्ड, जब आपने करंट पास किया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के थ्रू वो मेटल जो है कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया।
एंड यहाँ पे जो प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन का, इसे आप यूज करते हो आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रस्टिंग, जिसमें हम जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऑलराइट, that's the chapter complete over here, and I hope that you must have understood it very carefully. Now we will meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.